आगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर एंजाइम एक्टिवेशन, कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स के ऊपर है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम देख चुके हैं कि किस तरह से एंजाइम्स हमारे पास डिस्कवर हुए, किस तरह से उन्होंने अपना जो है सफ़र स्टार्ट किया और किस तरह से उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की और किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें पता चली कि एंजाइम्स की नेचर क्या होती है और वो वर्किंग किस तरह से कर रहे होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन क्या होती है और हमारे पास उस एक्टिवेशन की वजह से एंजाइम्स किस तरह से वर्क करते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं और कोएंजाइम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम एक्टिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। जैसे हमने पीछे इसकी जब क्लासेस पढ़ी थी, इसकी टाइप्स पढ़ी थी एंजाइम्स की, तो हमें उसमें पता चल गया था कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक केमिकल कैटलिस्ट होता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं आपके पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होने का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो रहे हो, हम उनको लैब के अंदर भी कर सकते हैं, मीन इन विट्रो भी हम उनको कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एंजाइम्स का बेसिक पर्पस हमने क्या कहा था, वो यही है कि ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो जब हमारे पास एंजाइम का पर्पस स्पीड अप करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो हमारे पास इसकी वजह से इसका फायदा दो तरह से होता है। एक तो क्या होता है कि हमारे पास टाइम जो है वो कम लगता है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास उसमें अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एंजाइम उस टाइम को कम कर देता है और कम टाइम में हमें वो परफॉर्मेंस करके देता है। दूसरा, आजकल एंजाइम्स डिफरेंट प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपके पास फूड बेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अदर चीज़ों में, तो उस वजह से आपके पास प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने से हम डिफरेंट फायदे हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या रहता है कि एंजाइम की जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज अबाउट 12,000 टू 1 मिलियन डाल्टन्स। कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास जब भी मेजर किया जाता है तो वो हमेशा डाल्टन्स में मेजर किया जाता है। और एंजाइम्स क्योंकि हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ जो है एंटिटीज मौजूद हैं, तो डिफरेंट नेचर ऑफ एंजाइम्स हैं और वो हमारे पास वेरी कर रहे हैं बिटवीन 12,000 टू 1 मिलियन डाल्टन। अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम, क्योंकि हमने क्या कहा, एक्टिवेशन और एंजाइम की परफॉर्मेंस, तो एंजाइम हमेशा जब भी अपना वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे पास काम करेगा लोअरिंग द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसको अक्सर डोनेट करते हैं विद ई। ठीक है, अब हमारे पास अगर एंजाइम हम नहीं डालेंगे तो हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हमारे पास इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पुट इन फॉर द केमिकल रिएक्शन टू बिगिन। कि हमें एक रिएक्शन करवाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। और एंजाइम क्या करता है कि वो अपना टास्क कंप्लीट करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसको करने के लिए मुझे 100 जॉल्स एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं उसमें एंजाइम्स डाल देता हूं तो वो काम मेरा 10 जॉल्स में हो जाता है। ठीक है, तो this is how enzymes are beneficial. They are basically lowering the activation energy and increasing the rate of chemical reaction. तो हमारे पास इसी वजह से हमारे पास केमिकल रेट भी, हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास कम एनर्जी की जरूरत होती है और हम जो है उस ऑब्स्टिकल को जल्दी हमारे पास ओवरकम कर लेते हैं। Enzyme work by binding to the reactant molecules and holding them in such a way that the chemical bond breaking and bond forming process take place more radially. हम जब बात कर रहे थे एंजाइम्स की, तो हमें इसमें एक चीज समझनी है और वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है। ठीक है, और हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है। अब इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट के साथ वर्क करना है, दिस इज अवर सबस्ट्रेट, दिस इज अवर एंजाइम। तो इसने इसको इस तरह से होल्ड करना है कि ये जल्द से जल्द जो है हमारे पास जो है काम कर सके। तो ये इसको इस तरह से होल्ड करेगा कि ये जल्दी से हमारे पास कन्वर्ट हो जाए अदर प्रोडक्ट में। सबसे पहले सबस्ट्रेट को इस तरह से होल्ड करता है और उसके बाद हमारे पास दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ESP इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जब ये ES बन जाता है तो एंजाइम क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और हमारे पास इसमें वर्किंग करते हुए इसको ब्रेक कर देता है। और जब इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे पास एंजाइम जो है सेपरेट हो जाता है और ये प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें अगर देखा जाए तो एंजाइम इसी तरह से वर्क करेगा और इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी जो है डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ्स यूज कर रहा होता है, अपनी जो है डिफरेंट इंटरेक्शंस यूज कर रहा होता है और हमारे पास इसी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास, हमने कहा जैसे कि हमारे पास एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का काम करता है, EA। ठीक है,
अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की तरफ जाएं तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए एंड बी सी। तो हमारे पास एक स्टेट आती है ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं। इसको अचीव किए बगैर हमारे पास कभी भी ये रिएक्टेंट हमारे पास जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हमारे पास अगर नॉर्मल तरीके से हम जाएं तो हमारे पास क्या है, इसको एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने में हमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि रिएक्टेंट जो है विदाउट एनी हेल्प जो है इसको अचीव नहीं कर पाते। तो हमारे पास इस वजह से ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, अब जब हमने इससे एडिशन ऑफ एंजाइम्स करते हैं तो एंजाइम्स ने क्या किया कि हमारे पास इसको सिंपली जो है कर्व को स्ट्रेट कर दिया, कि इन्होंने क्या कर दिया, लोअर कर दिया उस एक्टिवेशन एनर्जी को। नॉर्मली अगर हमें जो है यहाँ पे 100 जॉल्स चाहिए थे तो एंजाइम इसको 10 जॉल्स तक ले आए हैं, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिंपली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, और इजीली हमारे पास जो है रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या कहलाती है जी? दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज द एनर्जी चेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी एंजाइम के एडिशन की वजह से डेल्टा जी आपका चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है जितना आपके पास नॉर्मली विदाउट एंजाइम आप जब रिएक्शन करवा रहे होते हो। तो इस वजह से आपकी ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, तो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक उसका प्रोटीनियस पार्ट होता है, एक उसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीनियस पार्ट जो है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एमाइनो एसिड सीक्वेंसेस पे मुश्तमिल होता है, और इसमें हमारे पास आगे उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर भी मौजूद हो सकती है। सिंपली आप कह सकते हैं डोमेन्स होती हैं और मोटिव्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। मगर एपो एंजाइम बेसिकली एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। क्यों इनएक्टिव एंजाइम होता है? क्योंकि इसको एक्टिवेशन के लिए हमारे पास एक और कंपाउंड की जरूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। और ये कोफैक्टर आपके पास इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकता है। अब एपो एंजाइम तब ही एक्टिवेट होगा जब उसको कोफैक्टर मिलेगा, और अगर उसको कोफैक्टर मिल जाता है, दिस एपो एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर इज टर्म्ड एज हॉलो एंजाइम। ठीक है, कंप्लीट एंजाइम इसको कहते हैं, और ये क्या होता है? कैटालिटिकली एक्टिव होता है। अगर क्या आपके पास कोफैक्टर नहीं होगा तो वो फिर हॉलो एंजाइम नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम कहलाएगा। और एपो एंजाइम हमारे पास कैटालिटिकली इनएक्टिव होता है, वो कभी भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और हमारे पास हॉलो एंजाइम की जब फॉर्मेशन हो जाएगी, उसका मतलब क्या है कि एपो एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर मौजूद है, मीन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है और नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी मौजूद है, और वो कंप्लीट एंजाइम क्या कहलाता है? हॉलो एंजाइम कहलाता है, और वो कैटालिटिकली एक्टिव होता है। अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर हमारे पास दो तरह से मौजूद होता है। अगर वो हमारे पास नॉन कोवलेंटली भी उसके साथ बाउंड हो सकता है, मीन सम टाइम के लिए भी उसके साथ आगे बाइंड करके वर्किंग करके जा सकता है, और सम टाइम वो उसके साथ कोवलेंटली बाउंडेड होता है। तो अगर कोफैक्टर हमारे पास कोवलेंटली बाउंडेड हो जाए तो इट विल बी टर्म्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास ये एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटीनियस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द कैटालिटिक साइट एंड दिस इज द कोफैक्टर। अब यहाँ पे कुछ स्टडीज डिफरेंट हुई जिसमें ये देखा गया कि अगर कोफैक्टर नहीं है तो एंजाइम, सम एंजाइम जो है वो कुछ हद तक वर्किंग करते हैं, ठीक है, मगर उनका की जो वर्किंग होती है वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, वो रेट ऑफ रिएक्शन को उतना ज्यादा एनहांस नहीं कर पाते। मगर जब कोफैक्टर उनके साथ आके बाइंड कर जाता है तो उनकी जो हमारे पास रिएक्शन कंडक्टिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे तो ये क्या है? कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या होता है? बेसिकली इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है, ये ऑर्गेनिक हो सकता है ये, और हमारे पास ये भी हमारे पास सम टाइम कोवलेंटली बाउंडेड होता है, सम टाइम नॉन कोवलेंटली बाउंडेड होता है। मगर कोएंजाइम क्या करता है? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंजाइम, मगर क्या है? ये उसके साथ मिलकर काम करता है और उसके रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा होता है। जैसे हम डिफरेंट एंजाइम्स की बात करते हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम आता है, दैट इज NAD। ठीक है, तो NAD क्या कर रहा है हमारे पास? NAD क्या करता है? सिंपली वो वहां पे हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा होता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जब एक्सेप्टेंस करता है तो हमारे पास वो फैसिलिटेट कर रहा होता है एंजाइम को कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसी तरह से आप देखोगे कि एनेपो एंजाइम जो है जब भी हमारे पास अपने कोफैक्टर के साथ बाइंड होता है तो वो फॉर्मेशन किसकी करता है? हॉलो एंजाइम की फॉर्मेशन कर रहा होता है। कोफैक्टर को हम अगर देखें तो हम स्पेसिफिकली इसकी जब भी स्टडी करेंगे, फॉर एन एफिशिएंट परफॉर्मेंस सम एंजाइम्स रिक्वायर स्पेशल केमिकल ग्रुप्स दैट आर नोन एज कोफैक्टर। और कोफैक्टर क्या होगा हमारे पास? नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा। तो कोफैक्टर कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और अ
स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, या तो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर के वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मेटल आयंस होते हैं मोस्टली, और अगर के वो हमारे पास ऑर्गेनिक होगा तो दे विल बी टर्म्ड एज कोएंजाइम। सो कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। और कोफैक्टर हमारे पास दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक मेटल्स और ऑर्गेनिक कोएंजाइम। इनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अगर के मेटल्स हैं तो उसमें आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक एटसेट्रा जो है हमारे पास एज अ मेटालिक कोफैक्टर वर्क कर रही हैं। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं NADH और FADH की 2 की, तो ये हमारे पास कोएंजाइम, ऑर्गेनिक कोएंजाइम की तौर पे काम कर रहे हैं। तो कोएंजाइम और कोफैक्टर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोएंजाइम ही जो है कोफैक्टर की टाइप है, ठीक है। Coenzymes are mostly derived from vitamins soluble in water by phosphorylation. अब क्या होता है कि आपके पास अगर बात कर रहे हैं हम कोएंजाइम की, क्योंकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, तो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं तो उनका सोर्स भी कोई ना कोई ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम जो है हमारे पास विटामिन से डिराइव किए जाते हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री, तो उसमें हमारे पास क्या है, अनदर बायोमॉलिक्यूल, फिफ्थ बायोमॉलिक्यूल आते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स के जब हम स्टडी करते हैं वहां पे हम एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहते हैं कि हमारे पास जितने भी विटामिन्स हैं वो हमारे पास किसी भी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व, मीन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, वो एटीपी जनरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं, मगर वो हमारे पास एनर्जी के सिंथेसिस के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो हमारे पास कभी भी डायरेक्टली खुद एनर्जी नहीं देंगे। उसकी वजह क्या होती है कि वो इसी तरह से कोएंजाइम के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं और हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे होते हैं ताकि एटीपी की सिंथेसिस की जाए फ्रॉम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर की, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, तो कोफैक्टर जो है दो तरह के होते हैं, मेटल आयंस होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं। मेटल आयंस जब भी होंगे तो वो क्या होंगे, हमेशा इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कोएंजाइम की, तो वो हमेशा क्या होंगे, ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। अगर हम मेटल आयंस की बात करते हैं तो ये कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, तो ये ब्रिज का काम कर रहे होते हैं बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जब तक अगर हमारे पास मेटल आयन नहीं होंगे, तो कोफैक्टर नहीं होगा, तो हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान वो प्रॉपर ब्रिज नहीं बन सकेगा, वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन सकेगा जिसकी बेस पे हमारे पास कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो सके। तो हमारे पास जो है कोफैक्टर एज अ मेटल आयन एज अ कोफैक्टर यही काम कर रहा है कि वो ब्रिज का काम कर रहा है, वो उनको जोड़ रहा है आपस में, ताकि उनकी प्रॉपर कनेक्शन हो, प्रॉपर हमारे पास जो है रिकॉग्निशन हो और हमारे पास सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। और हमारे पास दूसरी तरफ ये कंबाइन हुआ होता है प्रोटीन के साथ और वर्क कर रहा होता है एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मेटल आयन कभी भी हमारे पास कोवेलेंटली बाउंडेड नहीं होता, ठीक है। ये हम बात करेंगे तो ये हमेशा मेटल आयन आपके जो है प्रोटीनियस पार्ट के साथ, एपो एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंटली बाउंडेड होता है। मीन कि जब भी इसकी जरूरत होगी आके बाइंड करेगा और उसके बाद ये फौरी तौर पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिलीज हो जाएगा। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है आपके पास वो आ जाती है हमारे पास पॉलीमरेज की, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम जो है हमारे पास, जो कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको एक कोफैक्टर चाहिए होता है मैग्नीशियम। अगर क्या मैग्नीशियम होगा तो वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज कर सकता है आपके पास प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स को। अगर क्या हमारे पास उसके पास मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो कभी भी इसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कोएंजाइम्स की, तो ये हमारे पास नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो हम क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में मेटल आयंस की निस्बत कोएंजाइम्स का ज्यादा रोल होता है। तो हम इसको स्पेसिफिकली अब कोएंजाइम्स को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो coenzymes are the small molecules that cannot catalyze a chemical reaction by themselves। तो पहली बात हमें क्लियर कट पता चल जानी चाहिए कि जी coenzymes बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मगर ये कभी भी खुद से रिएक्शन नहीं करेंगे। इनको रिएक्शन करने के लिए किसकी जरूरत है, हमारे पास एंजाइम की, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को जो है हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज कोएंजाइम, मीन ये उसके साथ को वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोएंजाइम कभी भी खुद से काम नहीं करेगा, कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को हेल्प कर सकते हैं और उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास किसके साथ बाइंड करेगा, आपके पास एपो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और फॉर्मेशन किसकी करेगा, आपके पास हॉलो एंजाइम। क्यों? क्योंकि कोएंजाइम हमारे पास पार्ट क्या किसकी टाइप है, हमारे पास कोफैक्टर की टाइप है। और हमने क्या कहा था कि कोफैक्टर जो है जब भी बाइंड करता है आपके पास एपो एंजाइम के साथ, तो वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करता है, हॉलो एंजाइम की। और एपो
कोएंजाइम इसके बगैर वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो कैटालिटिकली इनएक्टिव होता है। अब कैटालिटिकली इनएक्टिव वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वो जो है प्रॉपरली जो है कनेक्शन नहीं बना पाता अपने सबस्ट्रेट के साथ। तो हमारे पास कोएंजाइम यहाँ पे हमारे पास जो है यही काम कर रहा है कि वो प्रॉपर कनेक्शन कर रहा होता है आपके सबस्ट्रेट और आपके एंजाइम के दरमियान में। तो कोएंजाइम क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा इज एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर, हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं। कोएंजाइम बेसिकली दो तरह के होते हैं, इसकी दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप वो होता है दैट कैटलाइज रिएक्शंस बाय ऑक्सीडोरिडक्टेजेस बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। पहला ग्रुप वो है जो कि हमारे पास एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है हाइड्रोजन एटम्स को। दूसरा ग्रुप वो है जो कि हमारे पास टेक पार्ट जो कि रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है मगर वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता है? ट्रांसफरिंग ऑफ ग्रुप्स कर रहा होता है अदर देन हाइड्रोजन। अगर वो ट्रांसफरिंग ऑफ द ग्रुप करेगा जिसमें अगर वो हाइड्रोजन की ट्रांसफर कर रहा है तो वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आएगा, और हमारे पास अगर के वो ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप्स कर रहा है तो वो हमारे पास अदर देन हाइड्रोजन कह रहा है तो वो सेकंड ग्रुप ऑफ कोएंजाइम्स में आ जाएगा। अब हम इनको स्पेसिफिकली दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि होता किस तरह से। फर्स्ट ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो द चेंज अकरिंग इन द सबस्ट्रेट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द कोएंजाइम। हमेशा ये फर्स्ट ग्रुप एंजाइम्स क्या करेंगे कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट के अंदर चेंज आ रहा है उसको काउंटर बैलेंस कौन करता है? हमेशा यहाँ पे कोएंजाइम कर रहा है। मीन अगर सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो कौन एक्सेप्ट करता है? आपका कोएंजाइम। अगर सबस्ट्रेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो कौन देता है? आपका कोएंजाइम। सो देयरफॉर सच कोएंजाइम्स मे बी कंसिडर्ड एज को-सबस्ट्रेट्स, क्योंकि वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, जैसे वो एंजाइम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वो सबस्ट्रेट के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज को-सबस्ट्रेट और सेकेंडरी सबस्ट्रेट। इसमें NADP, NADPH, FAD, FADH2 की एग्जांपल है। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की है, जिसमें हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्शन करवा रहा है जिसमें ये पायरुवेट को कन्वर्ट किस में कर रहा है जी? आपके पास लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब पायरुवेट जो है हमारे पास कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है जी? हमारे पास दो प्रोटॉन, हमारे पास पायरुवेट कन्वर्ट होता है जब लैक्टेट में तो दो प्रोटॉन यहाँ पे इसके पास एडिशन हुई है, ठीक है। एक प्रोटॉन यहाँ पे ऐड आ गया और दूसरा प्रोटॉन आपके पास यहाँ पे। मीन आपके पास प्रोटॉन किसने दिए हैं? यहाँ पे आपके पास NADH ने प्रोटॉन्स प्रोवाइड किए किसको? पायरुवेट को, ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए? लैक्टेट में। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एंजाइम होगा। मगर आपके पास यहाँ पे कोई एंजाइम कौन है? निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रिएक्शन रिवर्स में भी जा सकता है, ठीक है। लैक्टेट दोबारा से पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर इस सिनेरियो में देखें तो दोबारा से इसमें से दो प्रोटॉन निकल जाते हैं और उसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है? आपका कोएंजाइम एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब वही हुआ कि क्योंकि ये हमारे पास उसके साथ सिमल्टेनियस चेंजेस में आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज को-सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें NAD की तो बेसिकली ये हमारे पास विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है जिसको हम निकोटीनामाइड कहते हैं, उससे हमारे पास सिंथेसाइज किया जाता है और ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोजन में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप के में इन्वॉल्व है कि वो हमारे पास सबस्ट्रेट को दे रहा है और सबस्ट्रेट से ले भी रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ कोएंजाइम्स। अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ कोएंजाइम्स की तो दीज कोएंजाइम्स टेक पार्ट इन रिएक्शंस ट्रांसफरिंग ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। ये रिएक्शन ट्रांसफरिंग ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन में इन्वॉल्व होंगे और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। कोएंजाइम ए की बात करते हैं तो ये एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। बायोटीन की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहा है। और अगर हम थायमीन पायरोफॉस्फेट की बात करें तो ये हाइड्रोक्सिल इथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोजन को ट्रांसफर नहीं कर रहे, अदर ग्रुप्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, अदर देन हाइड्रोजन के ग्रुप्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल में हम देखें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को अगर, तो ATP इज कंसिडर्ड टू बी द एनर्जी करेंसी इन द बॉडी। और ये हमारे पास इसका जो थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो हमें पता है कि वो हायर एनर्जी बॉन्ड होता है। जब भी ऑक्सीडेशन होती है किसी भी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की या बाकी सारी चीजों की, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है किसमें? ATP के अंदर। और हमेशा जितने भी हैं एंडोर्गेनिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ATP। हमारे पास जितने भी एंडोर्गेनिक रिएक्शंस हैं, मीन जिनको एनर्जी चाहिए प्रोसेस रिएक्शन करने के लिए, वो वहां पे हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है? ATP इन्वॉल्व होता है। लाइक ग्लूकोज है तो इसको कन्वर्ट होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये एंडोर्गेनिक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले,
वो रिएक्शंस जिनको हमारे पास क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और तो वो एनर्जी हमारे पास कौन प्रोवाइड कर सकता है उसको, एटीपी। एटीपी का थर्ड हमारे पास जो है बॉन्ड ब्रेक होता है और वो फॉस्फेट भी ट्रांसफर कर देता है आपके पास ग्लूकोज को, और उस एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से मिली है हमारे पास वहां पे ग्लूकोज और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बनाने में वो यूटिलाइज हो जाती है। मगर इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है। दैट इज व्हाई दिस एग्जांपल दिस एटीपी इज एक्टिंग एज अ कोएंजाइम एज अ सेकंड ग्रुप ऑफ कोएंजाइम। सेकंड ग्रुप ऑफ कोएंजाइम में एक और एग्जांपल आती है जिसको हम बोलते हैं मेटालो एंजाइम्स। मेटालो एंजाइम दोज एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर सर्टेन मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। हम वेरियस रिएक्शंस हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में, हमने पहले भी पढ़े हैं कि हमारे पास वहां पे मेटल आयंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक हेक्सोकाइनेज की अगर हम बात करें वहां पे मैग्नीशियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैग्नीशियम नहीं होगा तो हमारे पास रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इन सर्टेन केसेस कॉपर इन टायरोसिनेज वो वर्क कर रहा होता है जी, वो टाइटली बाउंड हुआ होता है, उसके साथ वो वर्किंग में इन्वॉल्व होता है। अदर केसेस में जो है अदर मेटल आयंस होते हैं, बट व्हेन द मेटल आयन इज एडेड द एक्टिविटी इज एनहांस्ड। तो हमारे पास क्या हो जाती है, एक्टिविटी एनहांस हो जाती है। अगर कि हमारे पास मेटल आयन नहीं है तो वर्किंग होगी मगर वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती और सिर्फ उसकी एक्टिविटी एनहांस हो रही है। और जब मेटल आयन आ जाता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, मीन एंजाइम बहुत स्पीड से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। So they are called ion activated enzymes. For example, calcium ions will activate the pancreatic lipase. अगर कैल्शियम नहीं होगा तो pancreatic lipase वर्क करेगा मगर बहुत स्लोली वर्क करेगा, फास्ट वर्किंग नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास मेटालो एंजाइम्स की जो है एक्सप्लेनेशन कर रही है। फॉर एग्जांपल जिंक है तो वो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक पेप्टिडेज इनमें इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम है तो हेक्सोकाइनेज वगैरह में इन्वॉल्व है। मैग्नीज है तो ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है, हेक्सोकाइनेज की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। अगर हम बात करते हैं कॉपर की तो ये टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। आयरन है तो वो हमारे पास कैटालेज, परऑक्सीडेज की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। और कैल्शियम है तो ये लेसिथिनेज और लैपेजेस वगैरह की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ मेटल आयंस जो कि हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स की एक्टिवेशन कर रही है। तो हमें आज के लेक्चर से यही चीजें दो तीन याद रखनी है कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली एंजाइम को एक्टिवेशन के लिए आपके पास कोफैक्टर की जरूरत है, ठीक है। और कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, मेटल आयंस भी हो सकते हैं और आपके पास कोएंजाइम भी हो सकते हैं। कोएंजाइम की दो क्लासेस हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्लास जो है हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, जबकि सेकंड क्लास जो है अदर ग्रुप्स की ट्रांसफर करती है अदर देन हाइड्रोजन। तो अब आज के लेक्चर से हमने यही पता चला है कि एंजाइम की एक्टिवेशन और उसकी वर्किंग के लिए हमारे पास कोफैक्टर और कोएंजाइम का होना बहुत जरूरी है, जो कि उसकी एफिशिएंट वर्किंग और रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इंक्रीज या एनहांस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो।